नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आ चुकी हूँ लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम आपको उन खबरों से बाखबर कराते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो उन खबरों से बाखबर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि आप उन खबरों से जुड़ें, और जुड़ने के लिए ही तो हमने चंद सवालात आपके लिए पूछने शुरू किए, जिसे एक्स पर यानी सोशल मीडिया एक्स पर उन सवालों के जरिए आप जनमत से जुड़िए और उनका उत्तर हम आपको जनमत में दिखाएंगे। लेकिन वो कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है? जनमत के इस मंच पर उन कौन सी खबरों का जिक्र होगा? आइए सबसे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी देते हैं। जरा जल्दी से ले आइए कौन कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचते हैं। 43 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा, और कुवैत पहुंचते ही मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है कुवैत का। ये नई इबारत, ये नई कहानी रिश्तों में कितनी गर्माहट लेकर आएगी, आज विस्तार से होगी जनमत में इसकी बात। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सनातन का सच आखिर कहां कहां दबा हुआ है। और हमेशा से कहा भी जाता रहा है कि सच को आप दबा तो सकते हैं, छिपा तो सकते हैं, लेकिन झुटला नहीं सकते। सत्य सनातन है और सनातन की यही सच्चाई, यही सत्य एक एक करके प्रमाणित होते हैं तब जब सर्वे और खुदाई में उसके साक्ष्य मिलते हैं। रानी की बावड़ी ऐसी ही एक नई कहानी लेकर सामने आई है। सनातन का ये साक्ष्य चंदौसी में क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ करता हुआ आगे नजर आएगा, ये सच कैसे खुदाई के माध्यम से सामने आया, विस्तार से इसकी बात आज जनमत में करते हुए हम और आप नजर आएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ जानना यह भी जरूरत है कि हमने जैसे आपको बताया कि सनातन हर कण कण में है। जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने हमारी हिंदू विरासतों को दबाने का प्रयास किया, एक एक करके वो विरासत और उस विरासत का सच सामने आ रहा है। कानपुर में भी 5 ऐसे मंदिरों की जानकारी मिली है जिन्हें बकायदा बषड्यंत्र दबाया गया था। मेयर साहिबा खुद सड़क पर उतर आई इन मंदिरों की, इन विरासतों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए। ये कहानी, ये खबर क्या कहती है, इस पर भी बात विस्तार से होगी। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बात पाकिस्तान और चीन की भी होगी। एक बड़ी डील हुई है, और डील ऐसी है जो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, लेकिन भारत तैयार है पाकिस्तान को हर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ये डील पाकिस्तान के लिए चाइना से जो ये डील हो रही है, ये कितनी खास होगी, और पाकिस्तान के लिए ये डील क्या कुछ नया लेकर आएगी, ये सब कुछ विस्तार से बताने की कोशिश होगी जनमत में। और साथ ही साथ बताने की कोशिश होगी कि कैसे समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी हो चुकी है। रामद्रोही तो पहले से ही थी, अब हिंदू विरोधी इसलिए क्योंकि बीजेपी को कोसते कोसते अब हिंदू और हिंदू आस्था को कैसे कटघरे में खड़ा किया, हिंदुओं को ही आतंकवादी बताना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं ने। इसका एक प्रमाण आज मिला है। वो प्रमाण क्या है, और ये चेहरा जो सुरेश यादव का है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, ये हिंदू विरोधी सपा का चेहरा उजागर करने की कोशिश करेंगे आज जनमत में। लेकिन सबसे पहले जनमत की शुरुआत उस खबर के साथ जो हमें गौरवान्वित करती है, भारत की 140 करोड़ की आबादी को गौरवान्वित करती है। क्योंकि जब दूसरे मुल्क की धरती पर, दूसरी विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, तो यकीन मानिए ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री का नहीं होता, हमारे देश का सम्मान होता है, देश के जनमानस का सम्मान होता है। और इस बार ये सम्मान मिला है कुवैत की सरजमीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है। यह सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, और ये अपने आप में बेहद खास है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है,
ये अवार्ड दरअसल दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों को और विदेशी शासकों को और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। वहीं अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में पीएम ने लिखा कि कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होगी। इससे पहले पीएम मोदी का अमीर के महल पर बायन पैलेस में, जो महल है जिसे बायन पैलेस कहा जाता है, वहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे हुए थे। कुवैत में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मशीनरी और टेलीकम्युनिकेशन में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट काफी लोकप्रिय हैं। भारत में विश्व स्तरीय सामान सस्ते दामों पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। व्यापार और वाणिज्य के लिहाज से अगर देखें तो भारत और कुवैत संबंधों के महत्वपूर्ण अंश हैं, दोनों के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। हमारी एनर्जी पार्टनरशिप हमारे बाइलेटरल ट्रेड को और ज्यादा मजबूत बनाती है। पीएम मोदी ने शनिवार को कुवैत में काम करने वाले भारतीय मजदूरों, भारतीय श्रमिकों से भी बेहद खास मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मजदूरों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। साथ में उनके साथ बैठकर नाश्ता करते हुए भी वो नजर आए हैं, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले पीएम ने कुवैत में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया था। पीएम मोदी से पहले, क्योंकि 43 सालों के बाद ये यात्रा शुरू हुई है, 43 सालों के बाद कोई पीएम यहां पहुंचा हुआ है, तो इससे पहले की जरा बात आपको याद दिला देते हैं। पीएम मोदी से पहले दरअसल 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। 4 दशक बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हुआ, जैसे कि पूरी दुनिया ने इसकी तस्वीरें भी देखी। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए आमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि नए साल का पहला महीना इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। एक तरफ इसी साल 12 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से लोग आएंगे, दुनिया भर के अतिथि इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस खास इवेंट के लिए सभी को आमंत्रण भी दिया। इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करना वो नहीं भूले। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जो 23 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। आप इसमें भी शामिल होने भारत जरूर आइए और अपने कुवैती दोस्तों को भी साथ लेकर आइए। साथ ही साथ यहाँ पर बेहद खास बात यह रही कि भारत कुवैत के बीच राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे और 1961 से लेकर आज की तारीख तक ये राजनयिक संबंध एक नए मोड़ पर, एक मजबूत मोड़ पर आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और कुवैत की दोस्ती सालों पहले से है। जब कुवैत में तेल का कारोबार नहीं था, उस समय भारत के साथ समुद्री व्यापार कुवैत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। तब कुवैत से नए जहाज, कीमती मोती, मछली, खजूर, अरबी घोड़े और लकड़ियां भारत भेजी जाती थी। साथ ही साथ दोनों देशों में मसाले, अनाज और कपड़े का भी व्यापार होता था। कुवैत में साल 1961 तक भारतीय करेंसी में लेन देन हुआ करता था, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण अंश, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये संबंध कितने मजबूत रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये संबंध क्या कहते हैं, हमने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। अब चंद जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपके सामने रखते हैं। हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझाते हैं कि किस किस देश ने और कब कब भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक भी आ गया है, क्योंकि ये केवल एक छोटी जानकारी नहीं है, बल्कि ये वो बड़ा सम्मान है जो न केवल प्रधानमंत्री को मिला, बल्कि देश की संपूर्ण
आबादी, देश के जनमानस का सम्मान कहा जाएगा। सबसे पहले साल 2016 याद होगा आपको, सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। 2016 में ही ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान से अफगानिस्तान ने सम्मानित किया। इसके बाद बारी 2018 की आई, जब ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ाया। फिर 2019 की बात कर ले, मालदीव पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, जहां पर रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 2019 में ही यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। 2019 में ही अगर देखें तो एक के बाद एक 3 बड़े सम्मान प्रधानमंत्री के नाम रहे 2019 में ही बहरीन ने भी किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसॉ से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। 2020 में यूएसए ने लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ाया। इसके बाद बारी फिजी की थी। 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कंपेनियन यानी साथी, जो महत्वपूर्ण साथी होता है और इसके साथ के जो संबंध होते हैं, उसे ये सम्मान और ज्यादा बढ़ा देता है। पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री 2023 में गए हुए थे और यहां पर भी आपको याद होगा कि कितना बड़ा सम्मान उनका हुआ था जब द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से उन्हें सम्मानित किया जाता है। 2023 में ही मिस्र दौरा प्रधानमंत्री का हुआ, जब ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री के सम्मान को बढ़ाया गया। 2023 में ही फ्रांस का दौरा प्रधानमंत्री ने किया और उस वक्त लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। 2023 में ही प्रधानमंत्री का ग्रीस दौरा भी रहा, जब उन्हें ग्रीस की सरकार ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ग्रीस का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है। और अब अगर 2024 की बात करें तो भूटान ने ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, नाइजीरिया ने ऑर्डर ऑफ नाइजर, डोमिनिका ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, गुयाना ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना और बारबाडोस ने ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और अब साल के अंत में कुवैत ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे लगभग दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश यानी 20 देश अगर देखें, 1.5 दर्जन कहना चाहिए, सीधे सीधे 1.5 दर्जन देश दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जब कभी भी इन देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये सम्मान नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं, ये सम्मान देश की 140 करोड़ जनमानस का है। ये सम्मान उस सार्वभौमिकता का है, उस अखंडता का है, उस सौहार्द का है, उस समेकित विकास का है, उस संपन्नता का है, उस समृद्धि का है जिसकी नींव भारत रखता आया है। और ये सम्मान भी, कुवैत द्वारा दिया गया सम्मान भी, उसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंश बन जाता है। तो आपके सामने वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा, और कुवैत पहुंचते ही जिस तरीके का सम्मान उन्हें मिलता है वो अपने आप में बताता है कि कुवैत भारत के प्रति अंतरात्मा से जुड़ने की जो चाहत है, जो इच्छा है, उसका सम्मान करते हुए सदैव आगे बढ़ता आया है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री को मिला ये अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये बताता है कि ये सम्मान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारत और कुवैत की दोस्ती के लिए महत्वपूर्ण है। सब आगे बढ़ते हैं और जनमत के सफर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो सफर है 2025 का, वो बेहद खास होने वाला है। सफर राजनीतिक है, सफर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का है। और यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ने ही अपने अपने मुद्दे चुन लिए हैं। और इस बार दिल्ली की सरजमी पर, दिल्ली की राजनीति में अगर कोई मुद्दा उमड़ घुमड़ कर रहा है तो वो है अवैध घुसपैठियों का। राजधानी दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं, जहां 2025 में 70
70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन दिल्ली में आगामी चुनाव से पहले रोहिंग्या घुसपैठियों और पूर्वांचल के मुद्दे पर दिल्ली की सियासत ने सरगर्मी बढ़ा दी है। ठंड बढ़ गई है, पारा लुढ़क रहा है, लेकिन राजनीति का पारा लगातार बढ़ रहा है। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरअसल राज्यसभा में रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल का दांव चलते हुए इस मुद्दे को यूपी बिहार के लोगों से सीधे जोड़ दिया, जिसके बाद अब ये मामला राज्यसभा से निकलकर दिल्ली होता हुआ बिहार तक जा पहुंचा है। और यहां पर यह बता देना जरूरी होता है कि 2025 की शुरुआती दौर में जहां दिल्ली में चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ 2025 के ही आखिरी पड़ाव पे बिहार में भी चुनाव होने हैं, और इसलिए दिल्ली के जरिए बिहार को साधने की कोशिश भी शुरू की जा चुकी है। अब इस पर स्वयं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि केजरीवाल पर पूर्वांचल को लेकर दिल्ली में लोगों को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाकर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा उठाए गए रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को आप नेताओं ने पूर्वांचल का रंग देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की ओर से पलटवार भी शुरू हुआ। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इस पलटवार में घिरती हुई नजर आ रही है। जहां तक सवालों की बात है, तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को यूपी बिहार के लोगों और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों में कोई अंतर नजर नहीं आता है? क्या अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या और पूर्वांचली वासियों को एक समझते हैं? जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ दिनों से दिल्ली में एक वरिष्ठ नेता बार बार पूर्वांचल को लेकर दिल्ली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दिल्ली में घुसपैठियों वर्सेस पूर्वांचल का दांव तो चल दिया गया है, लेकिन दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता ये जानती है कि यहां पर सच क्या है, झूठ क्या है। ये घुसपैठियों का मुद्दा क्या रंग लाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आइए अब जनमत के सफर को आगे बढ़ाते हैं, और आगे चलते चलते अब संसद के शीतकालीन सत्र की भी बात हो जाती है। लेकिन शीतकालीन सत्र जो खत्म हो चुका है 20 तारीख को, हंगामेदार रहा, और इसी सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया हुआ बयान कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का आधार बन गया। अमित शाह के उस बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, और इसी वजह से शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। बाद में लोकसभा और राज्यसभा को, जैसा मैंने अभी बताया, कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन संसद सत्र के खत्म होने के बाद भी विपक्ष अमित शाह के उस बयान को लेकर उन पर लगातार निशाना साध रहा है। तो निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सवाल भी पूछा जा रहा है कि जिन्होंने अंबेडकर का सम्मान दशकों तक नहीं किया, आज वो अंबेडकर के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हैं? क्या सियासत का फलसफा यही है? आकलन करने का प्रश्न है, आकलन जरूर करिएगा। और आइए जनमत पे खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको बहुत खास तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल दिल्ली के जनकपुरी स्थित सरस्वती आंचल स्कूल में विंटर कार्निवल 2024 का भव्य आयोजन किया गया है, और इस खास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की उपस्थिति रही। साथ ही साथ प्रदोष चौहानके जी और साथ में पूरा परिवार इस खास अवसर पर उपस्थित रहा। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे अतिथियों और अभिभावकों ने खूब सराहा। डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए अभिभावकों से अपील की कि वो अपने बच्चों को धर्म और नैतिक मूल्यों की शिक्षा जरूर दें, ताकि वो बेहतर नागरिक बन सके। इस कार्निवल ने न केवल बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया, बल्कि समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक नृत्यों को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया। अभिभावकों और अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक विशेष बना दिया।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सनातन सत्य की जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसे दबाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है धीरे धीरे, जब हम देख रहे हैं संभल की हर सांस में सनातन नजर आ रहा है। एक के बाद एक प्रमाण मिल रहे हैं, एक के बाद एक साक्ष्य मिल रहे हैं, एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि संभल जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, जो खास तौर पर सतयुग में सत्यव्रत था, जो द्वापर में पिंगल था, जो त्रेता में महदगिरी था, वो वर्तमान यानी कलयुग में संभल है। और संभल ही वो धरती है जिसने अपने आप में बहुत सारे सनातनी प्रमाण समेटे हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न केवल आक्रांताओं, मुगल आक्रांताओं और आक्रमणकारियों ने संभल की हिंदू विरासत को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा, बल्कि इस देश के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू बहुल संभल को यानी सत्यव्रत को वर्तमान का संभल बना दिया। अब संभल की हर सांस कैसे सनातनी है, सर्वे और खुदाई के जरिए कैसे इस बात का सच सामने आ रहा है, पूरी बात आपको बताते हैं विस्तार से जनमत की आज इस स्पेशल रिपोर्ट में। सनातन जो छुपा था जिहाद की परछाई में, दशकों का बंधन अब वहां प्राचीन वंदन। बदल रही है समय की धारा, धरती उगल रही इतिहास हमारा। इतिहास के हर पन्ने पर छिपाया गया सनातन। संभल की धरती इन दिनों ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं का गवाह बन रही है, जो न केवल इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि यहाँ के कण कण में सनातन धर्म की गहरी जड़ें विद्यमान हैं। 14 दिसंबर को शिव मंदिर की खोज, 16 दिसंबर को कुएं में मिली मूर्तियों और 17 दिसंबर को बांके बिहारी मंदिर की प्राप्ति। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि इस धरती में सनातन संस्कृति और धर्म की प्रभावी उपस्थिति कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। रानी की बावड़ी की प्राप्ति ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि इतिहास के हर क्षण को दबाने के लिए जितने भी प्रयास किए गए वो सब असफल रहे हैं और धर्म की सच्चाई सदा जग जाहिर होती रही है। इन घटनाओं के बीच एक विशेष बात यह है कि 46 वर्षों से बंद पड़े शिव मंदिर में हाल ही में आयोजित भंडारे में भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। ये दर्शाता है कि भले ही समय के साथ ये स्थल बंद पड़ा हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का केंद्र कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है हमारे धार्मिक स्थल और परंपराएं केवल मंदिरों और मूर्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, वो हमारे दिलों और आस्थाओं में भी गहरी रची बसी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सांस्कृतिक जागरण के बीच जो बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है, उससे जिहादियों के मंसूबों पर जो तमाचा लगना लाजमी है। इसलिए हम फिर से अपनी ऐतिहासिक धरोहर को जिहाद के अंधेरे में न धकेल दें। इसके लिए समय की आवश्यकता है कि हम अब अपनी एकता को बनाए रखें। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे में कहा भी था कि मुगलों ने सनातन धर्म को दबाने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या है? उसके पीछे की नियति अपने बर्बरक कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन
मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं होंगे। हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि सनातन ही शिव है और शिव ही सत्य है, और सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। यही बात संभल की धरती की खोज से भी साफ प्रमाणित होती है। यहाँ के कण कण में सनातन धर्म की धारा बह रही है, जो हमें ये सिखाती है कि सत्य और आस्था को दबाया जा सकता है लेकिन उसे छिपाया नहीं जा सकता। छुपा सकता है कोई भी सत्य, परंतु उसे दबाना नामुमकिन है। इन शब्दों में वो शक्ति है जो इस धरती के प्रत्येक कण में समाहित है। संभल की ये धरती इस बार फिर अपने इतिहास को उद्घाटित करके ये संदेश दे रही है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, कोई भी शक्ति सनातन धर्म को मिटा नहीं सकती। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो समय के थपेड़ों से भी नहीं हिल सकती। इस धरती पर हर एक कण में छिपी सनातन की पुकार हमें ये याद दिलाती है कि सत्य की राह पर चलने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अंततः विजयी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता, और वो सत्य जो सनातन से जुड़ा हो, वो सत्य जो शिव से जुड़ा हो, वो सत्य जो हमारी जड़ों से जुड़ा हो, वो अब खुलकर सामने आ रहा है। संभल हो या फिर दूसरी सरजमी, हर जगह इस बात के प्रमाण, इस बात के साक्ष्य मिल रहे हैं कि हमारी हिंदू विरासतों को बतौर षड्यंत्र दबाने का प्रयास किया गया है। लेकिन समय बदल रहा है, सच सामने आ रहा है। जरूरत एकजुटता की है, समेकित आवाज बुलंद करने की है, राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर अपने धर्म के प्रति समर्पण भाव दिखाने की है। इसलिए एकजुट हुइए, एक सांस में एक बात कहिए और मिलकर यह बात कहिए कि सत्य सनातन है और सनातन ही शाश्वत है। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।